मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। जैसे कि मैंने कल एक सूत्र बताया था धातु सक्रियता श्रेणी पर आधारित, उस सूत्र में मैंने कुछ एक ऐसा ट्रिक बताया था जिससे आप धातु सक्रियता श्रेणी को याद कर सकें और उस सूत्र की सहायता से आप विस्थापन अभिक्रियाओं को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो वो सूत्र कुछ इस प्रकार का था, लिखबा सर का नाम मग अल मन जन कर फेक कड को नी सन पब हकाऊ हग अग पड आऊ, है ना। तो ये उन धातुओं के नाम है जो सक्रियता की श्रेणी में रखी गई हैं। इन्हें सजाया गया कि कौन सी धातु, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या कापर किस धातु को विस्थापित कर पाएगी, सोडियम किस धातु को विस्थापित कर पाएगी, तो अगर आप इस सक्रियता श्रेणी को रट लेते हैं तो कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित कर पाएगी उसके विलयन से, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए काफी मदद मिलेगी। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आपको धातु सक्रियता श्रेणी को बढ़िया से समझ लेना चाहिए। इस श्रेणी को रट लेने से हमको विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएगी। और उससे संबंधित अभी एक बार फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं विस्थापन अभिक्रिया और सक्रियता श्रेणी को दोहरा दूंगा। अभी आज के लिए इतना ही। कुछ मेरे पास और प्रश्नमाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को मैंने जो है बहुत ही एंटिक समझ करके चुराया है, एंटिक समझ के जो है इसे अपने वीडियो में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि द्रव अवस्था में पूछी जाने वाली धातु आपसे पूछ लिया गया किसी प्रश्न के माध्यम से कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम बताइए। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम है, देखिए, पारा, गैलियम और सीजियम। इसलिए पारा तो प्राकृतिक रूप से द्रव है, लेकिन गैलियम को हाथ में लेने पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार सीजियम भी हाथ में लेने पर द्रव अवस्था में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। द्रव अधातु का नाम बताइए। तो द्रव अधातु का नाम है ब्रोमीन, जो कि एक प्रकार का हैलोजन है। इसका परमाणु क्रमांक 35 है और इसका प्रतीक Br होता है। उत्कृष्ट या निष्क्रिय धातु का आपसे नाम पूछ दिया जाए तो उत्कृष्ट या निष्क्रिय धातुओं में भी आपको ऑप्शन देता हूं कि प्लैटिनम, सोना और चांदी, ये तीनों धातुएं ऐसी धातुएं हैं जो कि किसी भी अम्ल से क्रिया नहीं करती। यानी किसी भी प्रकार का इन पर न तो अम्लों का इफेक्ट होता है, न तो क्षारों का इफेक्ट होता है, या किसी से क्रिया ही नहीं करती। और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता वाला तत्व, अगर आपको 4 धातुएं दे दी जाए और उन चारों धातुओं में आपको ये बताना हो कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण किस धातु में उपस्थित है, जैसे कि हमारे ऑप्शन है आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे आयरन में भी है आघात वर्धनीयता, तो धातुओं का गुण होता है। लेकिन जब 4 धातुओं में आपको ऐसी धातुएं दे दी जाए जिसमें आपको ये पहचान करके बताना हो कि आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज्यादा किसमें है, तो इसमें सोना सर्वश्रेष्ठ नंबर पर आएगा। यानी आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज्यादा सोने में है। और फिर सबसे ज्यादा तन्य धातु की नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है, तो वो है सोना, गोल्ड, आयरन 79 उसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड आपसे पूछ दिया जाए, जैसे कल भी मैंने एक प्रश्न बनाया था लेकिन वो ऑप्शनल नहीं था, यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड ऑप्शनल है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको एक सही विकल्प को टिक करना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड आपको दे दिया गया, तो ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि इसमें और कोई उभयधर्मी ऑक्साइड वाला गुण प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए कि उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड में आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है, जिंक ऑक्साइड भी है, AS2O3 भी है। ये तीनों ही इसमें उभयधर्मी गुण वाले ऑक्साइड हैं। लेकिन चौथा जो BaO है यह उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है। फिर आपसे पूछ दिया जाए कि वह कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, तो मैंने आपको बताया अभी कि मैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नमालाओं को लेकर के आऊंगा जो कि आपको यह बताएगी कि कौन सी धातु किस अम्ल के विलयन में से कौन सी धातु जो है अम्ल के विलयन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी आपको धातुएं दिख रही हैं वो सब सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के बाद ही आ रही हैं। हाइड्रोजन के बाद आने वाली धातुएं कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। लेकिन ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन से पहले आ रही है, ये रही मैग्नीशियम हमारी। तो हाइड्रोजन के बहुत पहले आ रही है मैग्नीशियम। तो इस मैग्नीशियम धातु को हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम धातु ही वह धातु होगी जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। और इसी प्रकार एंटीमनी है, तो एंटीमनी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी का प्रतीक मैं जानकारी के लिए बता दूं कि Sb होता है और परमाणु क्रमांक 51 होता है। यह धातु
है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है, आपको अगर पता लगा करके बताना है तो आप इसको बता सकते हैं कि एंटीमनी एक उपधातु है और यह पी ब्लॉक का एक सदस्य भी है। और आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं कि वायुयान की बॉडी किस मिश्र धातु से बनाई जाती है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि मिश्र धातुओं का उपयोग तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। हम लोग जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो अक्सर मिक्स्ड मटेरियल की बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे वायुयान की बॉडी के बारे में पूछा गया है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि पीतल, कांसा और बॉक्साइट इसे नहीं बनाता है, इसे बनाता है ड्यूरेलुमीन। यानी वायुयान की बॉडी बनाई जाती है ड्यूरेलुमीन से, जो कि एल्युमिनियम और लिथियम का एक मिश्र धातु है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।